नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता में काबिज बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों ही दल हर वर्ग को साधने में जुट गए हैं। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की मुश्किलों को हल करने की बात की जा रही है। आदिवासियों का रुख अपनी ओर करने के लिए सरकार जहां उन्हें सौगात पर सौगात दे रही है, तो वहीं कांग्रेस लोक लुभावने वादे कर रही है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को साधने के लिए भी अब दोनों प्रमुख दलों में होड़ लगी हुई है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस परशुराम जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि सूबे में 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विंध्य और महाकौशल में है। इसके अलावा दोनों ही प्रमुख दल संगठनों में कसावट के लिए भी लगातार कड़ी कवायद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हाईकमान के साथ ही मंथन हो रहा है। संघ और मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के बीच दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं, उसमें यह इशारा भी हो गया है कि बीजेपी फिर हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, लेकिन सवाल तो यह उठ रहा है कि उससे कितना फायदा इससे होने वाला है और कांग्रेस क्या बीजेपी की हिंदुत्ववादी एजेंडे की काट के लिए कुछ और नया करेगी। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे मिशन के लिए मोर्चाबंदी में। मध्य प्रदेश में चुनाव भले ही अगले साल होना है, लेकिन इसमें जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश अभी से शुरू हो गई है। वैसे आज की तारीख में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी बार बार सोच विचार करने पर मजबूर कर रहा है। खैर, मिशन 2023 को लेकर किसके सामने क्या चुनौतियां हैं, कौन कितने आगे है और कौन कितने पीछे, किसकी रणनीति ज्यादा असरदार है, चलिए इसे लेकर चर्चा को विस्तार दें। उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, जिसमें जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। दोनों ही दल लगातार मंथन कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में हाईकमान के साथ भी मीटिंगों का दौर जारी है और इसकी वजह वो चुनौतियां हैं जिनसे पार पाए बिना मिशन 2023 में फतेह हासिल नहीं की जा सकती है। सत्ताधारी बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ ऊपरी तौर पर भले ही सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तभी तो दिल्ली में अब हर 2 महीने में संघ और संगठन की बैठक होगी। इतना ही नहीं, देश की राजधानी में मध्य प्रदेश भाजपा और संघ की जो समन्वय बैठक हुई है, उसमें रामनवमी पर दंगों और भ्रष्टाचार को लेकर भी संघ ने नाराजगी जताई है और यूपी की तरह अब एमपी में भी उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके अलावा मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी मंथन हुआ है। वही बड़ी बात यह भी है, एमपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व एजेंडे के साथ उतरेगी, जिसका इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एमपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मिशन 2023 को लेकर संघ बेहद गंभीर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि संघ की चुनाव में अहम भूमिका रहने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस नई रणनीति के तहत 23 की बिसात बिछाने में जुट गई है। दरअसल 20 महीने से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे कमलनाथ ने अब नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है और डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कमलनाथ ने मिशन 2023 में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा है, या सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर चंबल में कोई सियासी जमीन को पाने के लिए कांग्रेस ने नया दांव खेला है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के इस कदम से दिग्विजय सिंह का दबदबा बढ़ा है, क्योंकि गोविंद सिंह को दिग्विजय सिंह के खेमे का माना जाता है। खैर, 2023 के चुनावी मुकाबले के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी कड़ी कवायद में किसे कामयाबी मिलेगी, वहीं बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे को क्या सूबे की जनता का साथ मिलेगा और कांग्रेस इसका क्या कोई तोड़ निकाल पाएगी, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मिशन के लिए मोर्चाबंदी, इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें और आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी नेता इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता ब्रजभूषण नाथ जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है।
संघ के जानकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ योगीराज योगेश जी भी जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं सत्येंद्र जी आपके पास ही आ रहा हूं। हालांकि बीजेपी जिस तरह से चाहे चुनाव हो या नहीं हो, साल भर हम देखते हैं कि चुनावी मूड में नजर आती है, लगातार बैठकें होती हैं। खैर, अब तो चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं सर, 1 साल से भी कम का वक्त, 1 साल में चुनाव होना है। आजकल दिल्ली में बड़ी बैठकें हो रही हैं सर, क्या कुछ इन बैठकों के मायने निकाले जाएं? सत्येंद्र जी। देखिए विकास जी, ये आपने स्वयं ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है और जनसेवा के कार्यों में रत रहती है, और संगठन की बात करें तो संगठनात्मक स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करें उसके लिए रत रहती है हमेशा, चाहे चुनाव हो या चाहे चुनाव ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से, राजनीति में अगर रहना है तो देखिए सत्ता के अंदर आना रहेगा, और हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो जब लोकतंत्र में जब बहुमत होगा तभी आपकी सरकार बनेगी। तो हम अहर्निशम परिश्रम करते हैं, और आप देखिए हमारा हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी अभी हमारे यहाँ सामाजिक न्याय पखवाड़ा चला, और उसके बाद में माननीय कुशाभाऊ ठाकरे के उसमें विशेष जनसंपर्क अभियान चल रहा है। अभी त्रिदेव जो हमारे जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे जो हमारे आराध्य हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर संगठनात्मक बात करें तो अभी त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रारंभ होने वाला है, और उसके लिए पहले से जो मास्टर ट्रेनर हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ट्रेनर्स थे जो ट्रेनिंग देने जाएंगे बूथ लेवल पर, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, प्रशिक्षण उनका हो चुका है। तो ऐसे जो बूथ के अध्यक्ष होते हैं, बूथ के महामंत्री हुए और बूथ लेवल एजेंट हुए, उनको हमने हमारी पार्टी के अंदर इतना महत्व दिया जाता है हर एक कार्यकर्ता को, जिसमें कि और पूरा बूथ को 100% बूथ जो है मध्य प्रदेश के 65,000 से ज्यादा बूथ हैं, उन सबका डिजिटलाइजेशन भी हमने कर दिया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और उसी बूथ के डिजिटलाइजेशन के बाद अब उन त्रिदेव जो हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, और उन प्रशिक्षण के अंदर भी 22 करणीय कार्य हैं उस क्षेत्र के, उस जहां पे वो बूथ है उसके आसपास जो क्षेत्र है, जो लोग रहते हैं, उनके बीच जा करके हमें ऐसे 22 से ज्यादा कार्य करने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर कार्यक्रम में हर समय अपनी संगठनात्मक स्थितियों को मजबूत करती रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आपने दिल्ली की बैठक की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है देखिए सारी बैठक की सूचना मीडिया के माध्यम से देना आवश्यक भी नहीं होता, और ना मेरे उससे भी परे भी है, मेरे ज्ञान से भी परे ये बात है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का अल्प कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि वहां पर भी जो समन्वय बैठक हुई है, उस समन्वय बैठक का भी मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा कि हम कैसे जनता के दिलों को जीते हैं। किस प्रकार से हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों के दिलों को किस प्रकार से जीतें, उनके जीवन में कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं, और जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है भारतीय जनता पार्टी का, उस संगठन के अंदर और कैसे उसको सशक्त किया जाए। तो यह कार्य जरूर वहां कार्य मंत्रणा वहां हुई है। हाईकमान की तरफ से कसावट भी की गई है, मंत्रियों को लेकर भी चर्चाएं हैं, क्लास भी लगी है, तो वही मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए वो तो ये सब आपकी मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चलता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ पर किसी ने भी देखिए कोई भी बड़े हमारे टॉप लीडर्स का भी इसके अंदर कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं ये बता दूं कि जरूर उस बैठक के अंदर जो मुख्य उद्देश्य रहा होगा वह मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कैसे करें, मध्य प्रदेश की जनता की, हम सत्ता में हैं तो जनता का भगवान जब हम मानते हैं तो उनकी आराधना करने का कार्य हम कैसे करें। तो आप देखिए वही काम प्रतिलक्षित हो रहा है। कुछ दिन पहले देखिए गौ माता के लिए 900 रुपए महीने, हमारे किसान भाई अब जो गौ माता का पालन करेंगे देशी गाय का, तो 900 रुपए प्रति माह से 10,800 रुपए साल भर में दिए जाएंगे। प्राकृतिक कृषि को कैसे बढ़ाएं, तो प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाया गया। आज संजीवनी जो है, आज मध्य प्रदेश के अंदर 2058 से ज्यादा संजीवनी कार्यरत हैं, जिससे कि हमारे लोगों का इलाज हो सके, इंस्टेंट रेमेडियल एक्शन सोचा है। सत्येंद्र जी बिल्कुल आपने सही कहा, इन चीजों पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन एक बात तो है बीजेपी की जो रीति नीति है कि पार्टी के अंदर जो भी अंदर चल रहा है वो बाहर नहीं आने दिया जाता है, ये तो हम मानेंगे। लेकिन ब्रजभूषण नाथ जी मैं अब आपके पास आ रहा हूं सर, लगातार बैठकें तो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस में भी कुछ बैठकें चल रही हैं क्या, तैयारी शुरू हो गई है? निश्चित तौर पर विकास जी, कांग्रेस अगले 2023 के चुनाव में जो 15-16 महीने बचे हैं उसकी तैयारी, भरपूर तैयारी कर रही है।
और हमारे कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लगातार हर जिले में, हर ब्लॉक पे चला जा रहा है, जिसको मैं आज केवल जानकारी दे रहा हूँ। ये लगातार अभी नहीं चल रहा है, 3 साल से लगातार इंटरनेट चलता है। जैसे अभी आपने सतन जी बता रहे थे कि ये ज्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए, ऐसे हमारा काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात है विकास जी कि जैसा अभी सतन जी कह रहे थे कि हमेशा इलेक्शन मोड पे रहते हैं। इलेक्शन मोड पे रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि विकास मोड पे ज्यादा रहना चाहिए, रोजगार के मोड पे ज्यादा रहना चाहिए, शिक्षा के मोड पे ज्यादा रहना चाहिए, बिजली के मोड पे ज्यादा रहना चाहिए। और इस जमीन का जो जल स्तर बहुत तेजी से घटता जा रहा है, उसके स्तर पे ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। इलेक्शन की में आप 5 साल और जीत जाओगे, 10 साल जीत जाओगे, लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है कि बेरोजगारी की त्रहिमाम होती जा रही है और लगातार यहां से मध्य प्रदेश से 18 जिलों से लगातार पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। जब दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहां से वेतन पाके उस राज्यों का आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, ना कि मध्य प्रदेश की स्थिति मजबूत होगी। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन की मैं बात करना चाहता हूं विकास जी। वहां लगातार पिछड़ा इसलिए है कि वहां के पूरे ज्यादातर मजदूर पलायन करके गुजरात साइड चले जाते हैं, कुछ तमिलनाडु चले जाते हैं, कुछ महाराष्ट्र चले जाते हैं, और जो भी त्योहार होता है वो वही मनाते हैं। आखिर में केवल एक त्योहार होता है उनका भगोरिया का, वो 7 दिन पहले आते, जो पैसा खर्च करना उस टाइम पैसा खर्च करते हैं, बाकी वो लोग। मेरा ये निवेदन रहता है कि अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी ने 17 साल में कई बार इंदौर में उद्योगपतियों को बुलाकर सबमिट करी, और लेकिन आप परिणाम देखिए कि मध्य प्रदेश में आज उद्योगों की हालत क्या है, रोजगार कहां है। आरोप प्रत्यारोप पे मैं जरूर आऊंगा आपके पास। मैं आपकी तैयारी पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं, आपने हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारियों का पहला परिणाम इस्तीफा ही है विकास जी। तैयारियों का पहला परिणाम हमें इस्तीफा के रूप में दिख गया है सर। तो ये किस तरह से तैयारी है, वही मैं आपसे मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्वालियर में निश्चित तौर पे गोविंद सिंह जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, और वहां पे ग्वालियर चंबल संभाग में कार्यकर्ता और जनता में वो विश्वास रखते हैं, और जनता भी उनपे बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी ने और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो निर्णय लिया है, और कमलनाथ जी ने जो इस्तीफा दिया है, उसके अच्छे परिणाम आएंगे। और इस वक्त कांग्रेस में सब लोग एकजुट होकर एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके इस प्रदेश को कर्ज मुक्त किया जाए और इस प्रदेश में भाजपा मुक्त किया जाए, और जल्द से जल्द सरकार बना के जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, कर्जदार है, उसको धीरे धीरे कैसे चुकाया जाए, उस पर कांग्रेस विशेष ध्यान दे रही है। जी, लेकिन सर एक चीज और है, जब 18-20 महीने चुनाव में रह गए हैं, ऐसे समय पर कमलनाथ जी का इस्तीफा कैसे देख रहे हैं आप? बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हाईकमान, हालांकि वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार था, पर हाईकमान नहीं मान रहा था। तो चुनाव के सर बहुत नजदीक आके ही हाईकमान ने जो मंजूरी दी है इस्तीफे को, इसके पीछे कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह लगातार दिल्ली गए थे, और सोनिया गांधी जी से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे चर्चा भी हुई है। और जब गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो कमलनाथ जी को पूरा टाइम मिलेगा और समय मिलेगा, और एक अपनी कोर टीम बना के वो हर जिले में और हर संभाग में अपने अपने टीम की वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा निर्णय है, और गोविंद सिंह जी अपने क्षेत्र में वहां पे लगातार काम करेंगे, और यहाँ पे कमलनाथ जी और सज्जन वर्मा जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, अरुण यादव जी हैं, उमंग सिंगार जी हैं, जितने लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, सब अपने एरिया में अपने मतदाताओं को और ये जरूर बताने की प्रयास करते हैं कि आपने जो वोट दिए थे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, डीजल बढ़ते जा रहा है, और खाद्यान्न की सामग्री बढ़ती जा रही है। विकास मध्य प्रदेश में ना के बराबर, लगातार मध्य प्रदेश कर्जदार होता जा रहा है। हम लोग इस भावना के साथ मध्य प्रदेश में हर मतदान केंद्र में, हर ग्राम पंचायत में जाके इस बात को काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए रमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संघ की भूमिका पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। जिस तरह से अब देखा जाए तो हर 2 महीने में बैठक की बात हुई है, या अब हम चुनावों के नजदीक हैं सर, ऐसे वक्त में हम देख रहे हैं कि लगातार कसावटों का दौर शुरू हो चुका है। चाहे वो संघ प्रमुख के दौरों की हम बात करें, मध्य प्रदेश में हाल ही में उज्जैन में जो दौरा हुआ है, लेकर अब जिस तरह से जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो अब किस तरह से ये बैठकें की जा रही हैं, क्या कुछ रणनीति इस समय बन रही है सर? देखिए, मोटे तौर पर जहां तक मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, वो राजनीति और चुनाव की राजनीति होती है, इससे उनका कोई वास्ता नहीं होता। वो लोग अपना राष्ट्र और संस्कृति के लिए काम करते हैं। ये जो बैठकों का क्रम उनका चल रहा है पूरे देश भर में, ये क्रम उनका अनवरत चलता है और हमेशा चलता है। अंतर केवल इतना आया है कोरोना काल से। कोरोना काल से पहले जो उनकी बैठक होती थी, वो क्षेत्रीय बैठक, बड़ी बड़ी बैठक होती थी, 3 या 4, 2 तो उनकी बड़ी बैठकें होती हैं, प्रतिनिधि सभा होती है और मंडल की एक बैठक होती है। इसके अलावा क्षेत्रीय बैठकें होती थी।
कोरोना काल में उन्होंने जो थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि अब उसकी बैठकें वो प्रांत के स्तर पर भी करने लगे हैं। तो ये उनकी नियमित जो प्रक्रिया है व्यक्ति निर्माण की, समाज निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की और संस्कृति, भारतीय संस्कृति को कैसे मजबूत किया जाए, वो भारत में किस प्रकार ये जो वातावरण है, सांप्रदायिकता का वातावरण है, जाति भेद का वातावरण है, इसको दूर करके कैसे एक समृद्ध समाज की स्थापना की जाए, वो लोग इस काम में लगे रहते हैं। मुझे जहां तक मैं समझता हूं, चुनाव के मामले में संघ वालों का कोई इससे कोई वास्ता होता नहीं। जी योगेश जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जिस तरह से हम देखें अब चुनावों को लेकर जो दोनों ही पार्टी, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। चाहे बीजेपी को हम देखें, बुलडोजर की बात हो या हिंदुत्ववादी जो एजेंडा है उस पर हो, हालांकि विपक्ष उस पर कई सारे सवाल कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। तो इस तरफ जो अब रणनीति बनाई जा रही है चुनाव को लेकर, कैसे देख रहे हैं सर दोनों ही दलों के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, देखिए ये बात तो है कि दोनों दल लग गए 2023 की तैयारी में, और ये भी बड़े देश की राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है कि 1.5 साल 2 साल पहले से ही चुनाव का ढोल पीटने लगते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। और इससे ये होता है कि जो दीगर जो मामले होते हैं वो डेवलपमेंट के वो पीछे छूट जाते हैं, और बार बार ये आता है कि साहब अब तो चुनाव आने वाले, अब तो साहब चुनाव आने वाले। चुनाव आएंगे अपनी जगह, लेकिन आप तो अपना काम करो, आप पूरी पब्लिक को उस मोड में क्यों ले जाते हो आप? तो ये तो एक बड़ा राजनीतिक दलों के लिए था जी। जहां तक दोनों दलों की तैयारी का है, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं ज्यादा बीजेपी को लेकर टारगेट नहीं करना चाहता था, लेकिन पिछले 2-1.5 सालों में शिवराज सिंह चौहान साहब के कार्यकाल में ले देके वही घिसी पिटी योजनाएं रिलॉन्च हुई है, कोई नया प्रोग्राम नहीं हुआ। और इसीलिए उनको ये इमेज क्रिएट करनी पड़ रही है, जो बुलडोजर के रूप में उन्होंने अपना नया एक अवतार लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और मूल बात यह है कि खरगोन दंगे के मामले में सरकार की बड़ी एक तरह से किरकिरी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मध्य प्रदेश में हमेशा से ही खराब रही। इतना ज्यादा लिबरल अफसरों के प्रति होना ये भी ठीक बात नहीं है। अफसरों को जितने आप कसावट के साथ आगे बढ़ोगे उतना प्रशासन अच्छा होगा। यहाँ तो ये देखा जाता है कि 2-2 गोली या जेब कट छाप लोग एसपी को गोली मार देते हैं, टीआई की टांग तोड़ देते हैं। तो ये सरकार और ये प्रशासन ये किस लिए, और इसका असर किस पे पड़ेगा? अल्टीमेटली सरकार पे तो पड़ेगा ना। तो संघ ने जो चेतावनी दी, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में ये बहुत बढ़िया बात है कि संघ इतनी मुस्तैदी से काम करता है, इतना कांग्रेस के पास ऐसा कोई संगठन ही नहीं है, और इसलिए कांग्रेस संगठन के मामले में बीजेपी से बहुत मीलों दूर है। बिल्कुल। तो ये बीजेपी का बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो इन चीजों पर स्टडी करती रहती है, संघ इन चीजों पर संज्ञान लेता है और सरकार को चेताता रहता है। इस मामले में भी वो यही हुआ, उन्होंने यही कहा है कि हमको उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इन लोगों से निपटना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने प्रशासन को लेकर बड़ा सख्त एतराज जताया है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम है, इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। मेरा ये कहना है कि ये सरकार को खुद को सूझ क्यों नहीं पड़ती, और अब नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? तो बीजेपी की तैयारी डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, और कांग्रेस की तैयारी चूंकि कमजोर है इसलिए बीजेपी की तैयारी बढ़िया है। जी सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से ब्रजभूषण नाथ जी ने आप पर एक आरोप लगाया कि आप चुनावी मोड में रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ये सवाल था सर कि विकास के मोड में अगर आप नजर आते तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि विकास को लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं, आरोप विपक्ष का है। विकास कहां नजर आ रहा है सर? देखिए विकास जी, जिस तरीके से जो मैंने यही कहा और आपको पहले भी कि हम जनता की आराधना कैसे करें, उसका मतलब यही है कि जनता को अगर क्रांतिकारी परिवर्तन कर लाना चाहेंगे उनके जीवन में, तो वो विकास के माध्यम से ही होगा। हम नित्य प्रतिदिन अहर्निश परिश्रम करेंगे तभी होगा। आप देखिए 2003 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। मध्य प्रदेश की जीडीपी 1 लाख करोड़ के आसपास थी, आज 12 लाख करोड़ से के आसपास की जीडीपी मध्य प्रदेश की है। और जीडीपी की तो 12 गुना ज्यादा परिवर्तन लाने में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए। इसी प्रकार से आप देखिए उस समय जो बजट हुआ करता था मात्र 18,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज अभी जो लास्ट जो बजट अभी आया था 2 लाख लगभग 2,80,000 करोड़ का बजट जो जनहितैषी कार्यों के लिए। और देखिए राजस्व की प्राप्तियों की बात करें तो ये मैं इसलिए आर्थिक विषय पे लेके जा रहा हूं कि हर विकास कार्य को करने के लिए अर्थतंत्र को मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। तो आपको बताऊं मैं कि जो राजस्व प्राप्तियां होती थी मध्य प्रदेश की वो मात्र 13,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी
2003 के समय में, और उसको मतलब जिस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और कांग्रेस में 10 साल तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, और उसी की प्राप्तियां हमने आज 2,35,000 करोड़ से ज्यादा की प्राप्तियां राजस्व के द्वारा हो रही हैं। तो ये कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर राजस्व संग्रहण। और देखिए, राजस्व आएगा, जब पैसा आएगा उसी से ही तो विकास होता है। तो विकास के जो आज देखिए 2.5 लाख किलोमीटर जो पूरे देश के अंदर और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बन गई हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, एक चीज और है, और आप तमाम चीजें विकास की मुझे गिना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आजकल जो आपकी चुनावी रैलियां हैं उसमें चाहे पार्टी के बड़े नेता, आला नेताओं की बात की जाए या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात की जाए, वो इन जो आप विकास की तमाम बातें कर रहे हैं, ये रैलियों में नजर क्यों नहीं आ रही? मंच से ये विकास क्यों नहीं गिनाया जा रहा है? हालांकि चुनाव के नजदीक आते आते खुद मुख्यमंत्री जी का जो लहजा है वो सख्त होता जा रहा है। आज ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मामा इस समय बहुत अटैकिंग वाले मोड में चल रहे हैं। तो ये जिस तरह से अब एक नई रणनीति बनने जा रही है, जो चुनाव के नजदीक आते आते, चाहे वो बुलडोजर की बात हो या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात हो, तो ये अब मुझे लग रहा है कि विकास पे कहीं ना कहीं हावी होता है ये चीज, तमाम चीजें जो है ये हावी होती नजर आ रही है। विकास दब क्यों रहा है सर? जब इतना सारा आपने विकास किया है तो उसके लेकर ही आप चुनावी कैंपेन में भी जाएं। नहीं तो हम देखिए, हमारा फोकस ही ये पता नहीं, हम हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी हों, हमेशा ये कहते हैं, और आप देखिए जो मैंने आपको बात कही, उन्होंने भी ये कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि हमारी जो विकास दर है वो अब लगभग 20% के आसपास की हो गई है। इतनी ज्यादा परिवर्तन आया। आप देखिए 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी हमारे 2003 में मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति की, आज वो 1.25 लाख के आसपास हो गई है। तो एक बहुत बड़ा अंतर आया। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय कोई कोविड नहीं आया हुआ था, कुछ नहीं आया हुआ था, तब मध्य प्रदेश की सरकार की जो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 72,000 रुपए हो गई थी। तो कैसे, ये जवाब तो मतलब कांग्रेस से लेना होगा कि आपके समय तो कोई ऐसा कोरोना जैसा काल नहीं आया, उसके बाद आपने जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कम कैसे हो गई थी? उस समय 98,000 के आसपास की प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी जी 2018 में, लेकिन 2019 में प्रति व्यक्ति आय 72,000 रुपए प्रति माह हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा, ऐसे बहुत सारे विकास के कार्य हम कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से हमने लाडली लक्ष्मी, हमारी जो मातृ वंदना की है, बहनों का हमने वंदन किया, लाडली लक्ष्मी योजना 43 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मियों को बनाया, और 5,70,000 के आसपास की हमारी बहनों का कन्यादान करने का कार्य, माननीय शिवराज जी को मामा इसीलिए कहा जाता, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप देखिए जो तीर्थ दर्शन योजना है, कुछ गिनी चुनी कमलनाथ की सरकार में 2, 4, 6 ट्रेन चला करके बस इतिश्री कर ली थी 15 महीने में, लेकिन अब जो उसको फिर से करके तीर्थ दर्शन योजना को प्रारंभ किया गया है, और अब उसमें भी हमने लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को हमें सौभाग्य मिला कि माननीय शिवराज जी को एक श्रवण कुमार की भूमिका करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पुण्य प्राप्त हुआ। जो 5 लाख से ज्यादा हमारे वृद्ध जन हैं उनके लिए जगह जगह, और उसमें ऐसा नहीं कि कोई एक ही पंथ के हों, एक ही संप्रदाय के हों, सर्वपंथ संभाव की भावना प्रतिलक्षित होती है हमारे उसमें, चाहे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे मुस्लिम धर्म से हों, चाहे ईसाई बंधु हों हमारे, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, सभी के लिए, चाहे पारसी भी हों, सबके लिए उन्होंने ऐसा करके रखा कि सबके लिए हो। और ये सारी योजनाओं का लाभ हमारे सभी सर्वपंथ संभाव की भावना को, जो हमारी पंचनिष्ठाएं हैं उसमें प्रतिलक्षित होता है। और गांधी जी की जो भावना है उसके आधार पर गांधीवाद जो प्रतिलक्षित हो उसको पूरित करती हैं। और जैसा आपने कहा, देखिए महंगाई, तो मैं बता दूं कि आपको महंगाई के ऊपर, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, तो महंगाई के ऊपर आज अगर जैसे कि डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की बात होती है, तो डायनेस्टी बहुत बड़ा घुन है, दीमक है, और अब वो श्रीलंका में प्रतिलक्षित हो गया। राजपक्षा परिवार ने श्रीलंका को डुबो दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारत के अंदर अगर नेहरू परिवार होता और सरकार चला रहा होता तो आज भारत की भी श्रीलंका से बदतर स्थिति होती, क्योंकि भारत की जनसंख्या देखिए कितनी है, 130 करोड़ से ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर आपने बेरोजगारी की बात की थी मेरे मित्र ने, तो मैं बता दूं कि बेरोजगारी में भी आज हमारी बहुत बुरी स्थिति होती। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो माननीय शिवराज जी हर महीने रोजगार मेले लगा रहे हैं, और अभी जो मार्च तक का जो डेटा है उसमें हर महीने जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने का डेटा खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 12 लाख से ज्यादा रोजगार, लगभग 13 लाख रोजगार दिए गए हैं, जिसमें कि जैसे PM मुद्रा लोन भी शामिल है, स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना है, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना है, और ऐसे ही जो स्व सहायता समूह है उनके लिए जो दिया गया है। तो ऐसे
13 लाख हर महीने, तो जी, ये चलिए 3 महीने के मैं अंदर इसका जवाब अप्रतिम रोजगार देने की काम हो बहुत रहा सारे है। उन्होंने सवाल किए थे, मुझे लगता है ब्रजभूषण नाथ जी आपको सबके जवाब मिल गए होंगे। उन्होंने तो बता भी दिया है कि मामा की भूमिका में है, श्रवण कुमार जी की भूमिका में है। तो आखिर फिर इतने सारे जो ये दिक्कतें हैं कांग्रेस को क्यों हो रही हैं सर? खाली विकास जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये घूम फिर के 15 महीने और 2013 दिग्विजय सिंह सरकार में आए थे। केवल विकास जी इतना बता दीजिए अभी आप कि 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था तब लगभग 70 साल, सत्येंद्र सिंह जी आप ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कि 2003 में दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 10 साल पूरे हो रहे थे, तो 70 साल का जो गुणगान करते हो आप लोग, 70 साल में इस मध्य प्रदेश में कर्ज कितना था दिग्विजय सिंह के शासन में? केवल ये आंकड़ा निकालिए पहले। मैं बता दूं, मैं जवाब दे दूं? हाँ बताइए, उसका आंकड़ा बताइए आप पहले। तो मैं बता देता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल स्टेट टू, अगर जो लोन टू जीडीपी रेशो देखेंगे, लोन अगर मध्य प्रदेश का ऋण कितना था और उस समय जीडीपी क्या थी वो देख लीजिए, और आज जीडीपी कितने है और ऋण कितना है ये भी देख लीजिए। मैं खाली एक सवाल किया आपसे कि दिग्विजय सिंह की सरकार में ये आंकड़े मुझे बताइए अभी आप। 18,000 मैं कह रहा हूँ प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश का, प्रति व्यक्ति 32,000 कर्जदार है सतन जी, 32,000 रुपए कर्जदार। अरे आपको मैं बता दूं, आप इसको आंकड़े का खेल मत, आप ये बताइए कि अरे आप रोजगार कहाँ है? मैं बता पाऊंगा रोजगार आप जो जिस आप बोल रहे हो कि कर्जदार में लोगों को रोजगार दे दिया, अगर 3 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए ना, 20 लाख जो आप ना बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से पलायन ही नहीं हो यहाँ पे। और मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाए कि लोग गुजरात और महाराष्ट्र में और गुजरात काम करने जाए नहीं, यहाँ पे सब लोग यहीं पे रहे और यहाँ पे स्वर्ग बन जाए हम लोग मध्य प्रदेश। आप ऐसा बात मत करिए। यहाँ पे जो हालात है ना आज की तारीख, सुनिए मेरी बात, बहुत सारी जगह, और जो आप बात कह रहे हैं अभी आप मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए सतीश, जो आप ये कह रहे हैं कि जो राजस्व आता है, राजस्व विकास में आपका राजस्व केवल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों तनख्वाह में जा रहा है। बाकी जो 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल में शिक्षा विभाग का पैसा कहीं नहीं खर्च हुआ। 2 साल लगातार स्कूल बनते, ना मध्याह्न भोजन चला, ना साइकिल वितरण हुआ, ना गणवेश वितरण हुआ, ना किताबें छपी, कुछ नहीं हुआ। वो पैसा बजट, वो ये मध्य प्रदेश का बजट नहीं था, ये केंद्र सरकार से अलॉटमेंट होता है, वो बजट आता है। जो आप 2 लाख किलोमीटर की सड़क की बात कर रहे हैं ना, वो 2 लाख किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री योजना से आता है, वो केंद्र सरकार की योजना है। रही बात, मेरी बात सुन लीजिए, बाकी जो टोल टैक्स की जो रोडें चल रही है ना, वहां पे ठेके पे देकर रखी है, जहां पे व्यक्ति कार खरीदने के पहले आरटीओ पे टैक्स देता है, उसके बाद जैसे बाहर निकलता है तो 100, 200, 300, 400 रुपए तक टोल टैक्स देना पड़ता है। ये वाहवाही आप अपनी मत करिए, ये गुजरात की जो कंपनियां आके पैसा वसूल रही ना, उनकी वाहवाही आप लोग कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप उद्योग को बढ़ावा दीजिए, आप उद्योगपति को बढ़ावा मत दीजिए मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में मेरा कहने का तर्क ये है कि मध्य प्रदेश में आप डाटा निकालिए सत्यन जी, शिक्षा का स्तर क्या है मध्य प्रदेश में, बलात्कार का स्तर क्या है, महिला अत्याचार का स्तर क्या है, हमें मत बताइए। ये पूरा डाटा बताऊंगा मैं, विकास जी के पास भी है, रमेश शर्मा जी ये बेटे इनके पास भी है, और योगी राज जी इनके पास भी है। चलिए, ये सब मैं सचिन जी से क्विक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे रमेश जी के पास जाऊंगा। सर जवाब दे दीजिए। देखिए विकास जी, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अगर माननीय मोदी जी ने भी कहा, संसद में भाषण दिया कि अगर ऐसी ऐसी स्थिति होती तो ये लोग कोरोना के नाम पर चढ़ा देते खाते में और खुद चट कर जाते करोड़ों लाखों रुपए। आप मध्य प्रदेश की जहां तक कर्ज की बात रही, तो आप देखिए मध्य प्रदेश की अगर बजट हुआ, बजट टू लोन रेशो देख लीजिए, बजट कितना होता था, 18,000 करोड़ का बजट था, और 28,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ऋण जो था 2003 में हुआ करता था। तो मतलब अगर देखा जाए तो 1.5 गुना था कर्ज बजट के। अगर आज बजट 2,80,000 करोड़ है, तो आज बजट जो अगर यही सरकार चला रहे होते, तो हमारे कांग्रेस की सरकार होती, तो आज 4 लाख लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो जाता। और कोविड जैसी महामारी आई 100 साल बाद, तो ये कोई भरोसा नहीं था, ये 7-8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज में डुबो देते। इसका मैं उदाहरण कर्जा कितना, आप कर्जा के माध्यम से इससे बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कर्जा कितना आज की तारीख में। आप देखिए विधानसभा के अंदर कमलनाथ की बात करेंगे, अरे पूरे देश की जनता 2,72,000 करोड़, 2,72,000 करोड़ रुपए कर्ज फरवरी के महीने तक की मैं बता दूं आपको, 2,72,000 करोड़ कर्ज था, जो कि स्टेट जीडीपी जो 12 लाख करोड़ के आसपास है, उसका 20% के आसपास होता है। आप अपने जानकारी बढ़ाइए ब्रजभूषण जी, आपकी पंजाब की सरकार ने क्या किया, जो अमरिंदर सिंह की सरकार ने 83% कर्जदार हो अभी आप। अरे आप श्रीलंका की बात कर रहे हो, आप मुझे जवाब, आपके टाइम हुआ कर्जदार
भैया ये कांग्रेस के नाम में कर्जदार नहीं हुआ। पंजाब जो कांग्रेस को हमें कमलनाथ जी खुद विधानसभा में जवाब देते हैं, कमलनाथ जी विधानसभा में कांग्रेस का लेते हो। भैया कांग्रेस नहीं लूटा है, कितने उद्योग लगा दिए? कांग्रेस नहीं लूटा। आपने लूटा होता ना बैंक का एनपीए उद्योगपतियों को लोन बांट के 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ कर दिया। आपने 34 लाख करोड़ का बैंक को एनपीए कर दिया था 2008 से लेकर 2014 तक। ये उद्योगपतियों को 34 लाख करोड़ उद्योगपतियों को 34 लाख करोड़ बांटने वाली कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन की सरकार, बातों के अलावा कुछ नहीं आता आप लोग को। मनमोहन नहीं, ये डेटा है भाई, संसद के अंदर क्या बात कर रहे हो? संसद का डेटा, आप विधानसभा का डेटा सुन लीजिए। विधानसभा के अंदर कमलनाथ जी ने खुद कहा कि मैं वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पाया हमारी 15 महीने की सरकार। जब विश्वास सारंग जी ने प्रश्न किया था, उसका जवाब विधानसभा में दिया कि हमने मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज 1 साल के अंदर 4000 से ज्यादा बढ़ा दिया। सोचिए, मध्य प्रदेश में 1 साल में 4000 से ज्यादा कर्ज बढ़ा दिया था। 20,000 कर्ज हुआ करता था। आजादी के बाद से आज तक मध्य प्रदेश का 20,000 कर दिया। अगर 5 साल चढ़ाते, 5 साल अगर कमलनाथ की सरकार होती तो 20,000 रुपए 20,000 प्रति व्यक्ति और बढ़ जाता। इसका मतलब 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो जाता। झूठों की सरकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अरे झूठों की विधानसभा के अंदर कमलनाथ जी ने स्वीकारा कि हम नहीं चला पाए। नोटबंदी 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ा दिया मध्य प्रदेश का। नोटबंदी में बात पे जवाब देंगे, आप हर जवाब पे 17 साल में विकास के मुद्दे पर दम एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया बताओ, अगर विकास एक बड़ा उद्योग लगाया बताओ, महंगाई के मुद्दे पर बात करें, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करें तो आपके एक जवाब ले लीजिए। तमाम मुद्दों पे बिल्कुल जवाब देंगे ब्रजभूषण जी, जरूर जवाब देंगे। अलग समय दे तो मैं आपको, हालांकि ये तो राजनीति है और जिस तरह से लोकतंत्र की बात की जाए तो चुनावों में इतने सारे मुद्दे होने के बाद भी अगर मतदाता बीजेपी की सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए एक सोचने की बात है। ब्रजभूषण नाथ जी, आपके लिए भी सोचने की बात है कि इतने सारे मुद्दे हैं, आप उंगलियों पर मुद्दे गिना रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप जनता के बीच में जाकर मतदाता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं तो इसमें तो कहीं ना कहीं आपकी भी कमी रह रही है। सर, इसमें सोचने की जरूरत है। पूरी महंगाई। ब्रजभूषण नाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं शर्मा जी के पास जा रहा हूं। सर, जिस तरह से आज हम अगर संघ की बैठकों की बात करें, दिल्ली में जिस तरह से बैठकें चल रही हैं और संघ की एक्टिविटी पर अगर हम नजर डालें तो अब संघ ने जिस तरह से हमने देख रहे हैं कि तमाम कट्टरवाद की बात हो या छोटे छोटे गुटों की बात हो, तो आज हमने जैसे बैठकों में भी देखा कि उन पर सख्ती करने की जरूरत अब खुद संघ प्रमुख कह रहे हैं। और चुनावों में अगर हम नजर डालें तो लगातार चाहे वो बीजेपी की बात हो या मंत्रियों को लेकर बात हो, संघ अब एक्टिव नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों को किस तरह से देख रहे हैं और आगे किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है? मोटे तौर पर अगर राष्ट्र का निर्माण करना है और समाज को एक समृद्ध स्वरूप देना है तो कहीं ना कहीं जो लोग ये काम कर रहे हैं, खासतौर से विशेष तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिशा में जो काम कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं चारों तरफ तो दृष्टि डालना ही पड़ेगी। एक बात हुई। दूसरी बात, भारत में अगर आप देख लें, उसकी सीमाओं पर देख लें, उसकी सीमाओं के भीतर आप देख लें, तो जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो रही हैं और वो लोगों को भ्रमित कर रही हैं, मोटे तौर पर जो भ्रम का जो वातावरण वो फैला रहे हैं, ऐसी स्थिति में सामाजिक जागरण भी बहुत जरूरी है। और उस सामाजिक जागरण को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों को कितना सहयोग करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत को अगर नुकसान हुआ है, आप देख लें 1000-1200 वर्षों में भारत को अगर नुकसान हुआ है तो भारतीयों के भोलेपन से और भारतीयों के सीधेपन से उनको नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो और समस्याएं आती चली जा रही हैं, उन समस्याओं पर लोगों को जागरूक करना और कहीं ना कहीं एक स्वरूप देश का उभरे, मैं समझता हूँ संघ इस दिशा में काम कर रहा है। संघ का विचार, जहां तक मैं समझता हूँ, कि वो जाति से, वो धर्म से ऊपर उठ करके उनका विचार चलता है। वो कोई हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के आधार पर या सिख के आधार पर वो लोग विचार नहीं करते। वो भारत राष्ट्र की नागरिकता एक कैसे हो सके उसमें काम करते हैं। जागरूकता के लिए अगर आप देख लें तो उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक काम करता है, उनके 100 विस्तारक हैं मुस्लिम समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र सर्वोपरि रहे, इसलिए उनकी बैठकों का दौर चल रहा है। और इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में, और अगर किसी को कोई
असमंजस है। कोई अगर राष्ट्र को ठीक से नहीं समझता तो ऐसी स्थिति में वो लोग ध्यान आकर्षित, जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन उनका राजनीति से और चुनाव से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। वो अपनी उनकी दिशा अलग है, वो लोग संस्कृति और राष्ट्र की दिशा में काम। लेकिन शर्मा जी, विपक्ष तो संघ पर अब ये आरोप लगा रहा है कि टारगेट एक समुदाय को खास तौर पर किया जा रहा है, चाहे वो तमाम बहुत सारे मुद्दे हमने भी डाली है, आपने भी डाली होगी निश्चित तौर पर, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात हो। तो अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कट्टरवाद को लेकर आपने बात कही है, लेकिन विपक्ष अब ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं संघ जो है वो एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा है। देखिए, मोटे तौर पर राजनीतिक दृष्टि से कौन क्या आरोप लगाता है वो, और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। वो तो देखिए, कौन क्या आरोप लगाता है वो तो उनका विवेक और उनका काम करता है, और वो क्या सोचते हैं, क्या उनको उसका काम करता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, आप अगर देख ले 1931 के जो आंदोलन है, वहां से लेकर के जो लोग, कई लोग जिनको कहीं ना कहीं राष्ट्र के एकात्मकता से जिनको थोड़ा सा कष्ट होता है, वो संघ पर आरोप सदैव लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे। जो लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जो लोग धर्मवाद की राजनीति करते हैं, जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, उन लोगों को संघ का काम हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन संघ ना तो आरोप की परवाह करता है, न प्रशंसा की चिंता करता है। जहां तक मैं समझता हूं संघ को, संघ की अपनी एक दिशा है काम करने की, वो उसमें काम में आगे बढ़ रहा है। जी, योगीराज योगेशी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने जिस तरह से भी तैयारी को लेकर चर्चा की, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बतौर वरिष्ठ पत्रकार रहते आप दोनों पार्टियों की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर समझ में आ रही है, क्योंकि इतने सारे विकास के मुद्दे हैं, उसके बाद भी ना कोई आंदोलन बड़े देखने को मिल रहे हैं। आंदोलन जो देखने को भी मिल रहे हैं, हालांकि जो पार्टी के खुद के आंदोलन है वही सफल नहीं हो पा रहे हैं। चाहे बहुत सारे हम अगर लाइन वार गिन लें, घर चलो घर घर चलो अभियान कांग्रेस का हो, या फिर सदस्यता अभियान हो, 50 लाख का टारगेट रखा था, अब अप्रैल खत्म होने पर 1-2 दिन का समय शेष है, 30 लाख पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये जो तैयारी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पिछड़ती तो नजर आ रही है, और बीजेपी जिस तरह से अब एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, उस पर भी मैं आपसे कमेंट से आऊंगा। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का जो संगठन है उसकी पैठ एक तरह से कांग्रेस की कहां कमी रह रही है, इस पे मैं आपसे वो भी बता रहा हूँ। बीजेपी का जो संगठन है उसकी पैठ बिल्कुल बूथ स्तर तक है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वर्तमान समय में खुद का ही मोरल डाउन है। वो अपने आप को ही, जिसको बोलते हैं ना, कि मोरल बूस्ट अप नहीं कर पा रहा। और जिनका ये काम है, जिन कांग्रेस नेताओं का ये काम है कि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करें, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, वो बड़े नेता भी आपस में उलझे हुए हैं। तो जो कार्यकर्ताओं को जो डोज मिलना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं को जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उस मार्गदर्शन का बिल्कुल अभाव कांग्रेस में। अब आप ये देखिए, भले ही नेता प्रतिपक्ष पर गोविंद सिंह की नियुक्ति कर दी हो, और इस बात से कांग्रेस थोड़ा सा प्रसन्न हो सकती है कि साहब 2 पद थे कमलनाथ जी के पास, एक उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मैं अभी भी उसको उसमें देखता हूं कि भले ही आपने एक नया आदमी ला दिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में जो भी बड़े पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं वो सब बुजुर्ग लोग हैं। मैं गोविंद सिंह जी की क्षमता पर, उनकी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आप कब तक बड़े लोगों के भरोसे आप अपनी नैया चलाते रहेंगे। वो जो लीडरशिप डेवलपमेंट का जो मामला है, जो यंग लीडर को आगे बढ़ाने का मामला है, वो आज भी कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आता। अभी भी गोविंद सिंह की नियुक्ति जो हुई, तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि साहब वो तो दिग्विजय सिंह खेमे के आदमी, और दिग्विजय सिंह का दबदबा बढ़ेगा। भैया, दिग्विजय सिंह के नाम से ही लोगों को चिढ़ छूट जाती है। तो कांग्रेस के खुद नेता ये चाहते हैं हमारा नाम दिग्विजय सिंह के साथ ना जोड़ा जाए, और फिर आप ये कह रहे हो साहब गोविंद सिंह जी भी दिग्विजय सिंह के आदमी। तो इस प्रवृत्ति से कांग्रेस को उभरना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जितनी जल्दी आप न्यू लीडरशिप आप डेवलप करेंगे, वो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अब जैसे मान लो आपने कह दिया साहब के साथ चंबल में जो सिंधिया के जाने से जो डैमेज हुआ, उसको गोविंद सिंह जी वहां के बड़े नेता हैं और वो उस डैमेज को कंट्रोल करेंगे। फिर बिंदी में क्या करोगे आप? बिंदी का अलग नेता प्रतिपक्ष बनाओगे क्या आप? जी, देखिए, आपको यदि ऐसे छोटे छोटे सेक्टर में यदि आप सोच रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की अच्छी रणनीति है। आपको पूरे स्टेट वाइज आपका सोचना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि जितनी जल्दी आप नया नेता आप डेवलप कर लो, जिसका पूरे प्रदेश में दबदबा हो, या जो आगे जाके तैयार हो जाए। क्योंकि ये सब इन लोगों के लिए, मैं भी फिर बता दूं, ये सब लोगों, जितने भी कांग्रेस में बड़े नेता हैं, इन सबका ये आखिरी चुनाव है। यदि कांग्रेस को ये समझ में जाए और नई लीडरशिप डेवलप हो जाए, तो हो सकता है कांग्रेस कुछ
गेन करने की स्थिति में। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें योगेश जी ने की हैं। ब्रजभूषण राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरह से नेतृत्व को लेकर योगेश जी ने जो सवाल खड़ा किया है उस पर कांग्रेस को और आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति जब अब हम चुनाव के नजदीक है तो सर नियति, नेता और नेतृत्व, तीन चीजों से अब चुनाव हैंडल होगा। और नियति आप देख ही रहे हैं, नेता आप देख ही रहे हैं, नेतृत्व जबकि ऐसे समय पर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको सोचना पड़ेगा। हालांकि हम प्रदर्शनों की बात करें या आप सर सार्थक विपक्ष की भूमिका में भी मुझे कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। हालांकि महंगाई को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां एक गाड़ी पर माला पहना देते हैं तो पूरे प्रदेशों में फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता लग जाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्टिंग हो जाती है। क्या आप जी सत्येंद्र जी मानिए ब्रजभूषण जी से मेरा भी एक प्रश्न लीजिए कि देखिए क्या कांग्रेस के अंदर किस तरीके का लोकतंत्र है या क्या किसका दांव कैसे चल जाता है, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि एक समय कमलनाथ जी के ही जो भिंड का जिला कमेटी है कांग्रेस की, और वहां से जब हेमंत कटारे वहां से हारे कांग्रेस के प्रत्याशी उपचुनाव में, तो ये वही गोविंद सिंह जी हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, इनको निष्कासन 6 वर्ष के निष्कासन का प्रस्ताव बना पारित करके वहां से मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को भेजा गया था। तो उस समय देखिए दिग्विजय सिंह गुट के आते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, तो आज दिग्विजय सिंह जी का दांव चल गया और आज जिनको निष्कासित करने का था और उसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिमा मंडन कर दिया, तो दंड भी नहीं दिया जाता कांग्रेस के अंदर। ये कैसा लोकतंत्र है। और दूसरी बात देखिए, एक समय अजय सिंह जी भी कहते हैं कि कोई एक पद हमें दे दो, अरुण यादव जी भी कहते हैं कि हमारा तो 2018 के बाद से बहुत शोषण हो रहा है, हमारे लिए कुछ। अभी ओबीसी सम्मेलन हुआ था, उसमें भी कहा कि यादव समाज और अरुण यादव जी के साथ में बहुत नाइंसाफी अन्याय हो रहा है। तो अरुण यादव जी अलग हैं। तो मुझे लगता है सबको दिग्विजय सिंह जी ने सबको इस बार दिग्विजय सिंह जी का दांव चल गया और कमलनाथ जी को एक पद से इस्तीफा देना पड़ा और दिग्विजय और सबको घर घर चलो कर दिया, जो मुझे ऐसा लग रहा है। और इसमें मैं मानता हूं कि जिस तरीके से अभी नेता विपक्ष ये प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। चलिए ब्रजभूषण, ये कौन सा तंत्र है, ये कौन सा तंत्र है कि जिस व्यक्ति को निष्कासन किया गया है। अभी आप लोकतंत्र कह रहे थे, आपके आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछ लूं कि जहां पे हमारी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, जो बात चल रही कि दिग्विजय सिंह की चल तो गई, निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता है और कमलनाथ जी के साथ हैं, पचौरी जी के साथ हैं, तो अगर एक दूसरे से सहमति से चल गई तो ये कांग्रेस में बड़ी बात है। आपके यहाँ तो कैलाश विजयवर्गीय जी की सुनते जाना, नरोत्तम मिश्रा जी की, उमा भारती जी की चलती तो क्या है, आवाज भी नहीं निकलती था। सत्येंद्र जी पूरा इतिहास देखा, उमा भारती के साथ क्या किया आपने, बोले भैया उमा भारती के साथ क्या किया आपने 15 साल मध्य प्रदेश में नहीं आन दिया भैया, पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है। अच्छे खासे कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनने वाले थे, आपने एक मंत्री का इस्तीफा लिया, दिल्ली रवाना कर दिया बेचारे अच्छे आदमी को। आप ऐसा नहीं है, ये वेरी गुड जनता पार्टी की मतलब वहां पे चले गए और उमा भारती जी को और आपके शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं में और बुजुर्गों में बच्चों में शराब वितरण करा दें, उमा भारती पत्थर मार दें, वही आपके यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ वीर सावरकर जी को बड़ा महान नेता बना दें, यहाँ की संसद महोदय, ये आपके यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो सजा दी जाती है। आप प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान पढ़िए, जहाँ नरेंद्र मोदी को, अरे नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा होना पड़ा साहब, नरेंद्र मोदी जी को शर्मिंदा होना पड़ा। कमलनाथ जी ने उसी महासभा के बाबूलाल कुशवाहा को ग्वालियर से क्यों लिया अंदर कांग्रेस के अंदर, वही सावरकर का गुणगान करने वाले लोग, वो आप जो कहते हो आज भी याद करिए, आप वोट से लोकतंत्र की हत्या करी भारतीय जनता पार्टी ने। और मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के अंदर भूचाल आ गया, पूरे देश भर में भूकंप आ गया, कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। आपको याद है ना, क्या बात कर रहे हो, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये लोग करते हैं लोकतंत्र की बात। बाबूलाल कुशवाहा हमेशा लोकतंत्र की हत्या करी है, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जो हमको अपराधी मानते हैं और उसी अपराधी को अपराधी की मुख्यमंत्री उसको अंदर में लिया पार्टी करता साहब। अरे माना अग्रवाल ने जब कमलनाथ जी ने सबसे ज्यादा पैसा, अरुण यादव ने प्रश्न उठाए, उस पर अरुण यादव के प्रश्नों का जवाब थे। सबसे ज्यादा पैसा बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री करके गए, ये कितना बड़ा सबसे ज्यादा पैसा कमलनाथ जी ने
इस मध्य प्रदेश शासन में दिया है, दिया, सबको मालूम है बात जी। आप सबको स्वीकार करना सीखे, निष्कासित कर दिया वहां से। झूठ का तो चलिए, बवंडर आपको सत्येंद्र जी है। से मैं पूछूंगा, ब्रजभूषण नाथ जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें अतीत से अगर आप सबक ले रहे हैं और 2023 की बात आप कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें कि कांग्रेस अट्रैक्टिव नजर आ रही है जिस तरह से? जी विकास जी, मैं योगी राज जी की बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस में मेहनत करने की जरूरत है और कार्यकर्ताओं को, नए लोगों को भी लाने की जरूरत है। मैं निश्चित तौर इस बात पर सहमत हूँ। कमलनाथ जी ने अभी गोविंद सिंह जी को वहां पे नेता प्रतिपक्ष बनाया है और नई युवा टीम, अरुण यादव जी पहले जो आपको देख रहे होंगे कि केवल खरगोन साइड रह रहे थे, अब अरुण यादव जी कमलनाथ जी से कंधे से कंधा मिलाकर लगातार प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। ऐसे ही उमंग सिंगार जी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी मेहनत कर रहे हैं, कमलेश्वर पटेल जी मेहनत कर रहे हैं, लगातार सब मेहनत कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, आप मेहनत की बात कर रहे हैं, हालांकि आप आधी आबादी को साधने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर आपने बहुत सारी बातें की हैं। आपने प्रदेश अध्यक्ष, जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने उनकी घोषणा कर दी है, लेकिन 2 महीने का समय जो है वो बीत चुका है, अब तक आपकी महिला कार्यकारिणी जो है तैयार नहीं हुई है। सर, आप कैसी तैयारी की बात कर रहे हैं? मैं निश्चित तौर पर क्या होता है, प्रश्न और मेरा भी ले लीजिए। 17 लाख का इन्होंने सदस्यता का लक्ष्य रखा था कांग्रेस ने। अरे हमारे तो मीडिया में बात सुनिए, बोला, सत्येंद्र जी, 17 लाख पहली बात दम फूल सत्येंद्र जी, गया आप मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 17 लाख कांग्रेस दम फूल गया सदस्यता में। कांग्रेस सच्चाई पे और कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम करती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और ना आए, इस देश में देश रहना चाहिए, प्रदेश की जनता सामंजस्य रहना चाहिए। आप राज करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भरत चैनल के माध्यम से खुलेआम कह रहा हूं, लेकिन देश में और प्रदेश में शांति रहे, बेरोजगारी दूर रहे, अच्छी शिक्षा हो, कम से कम चाइना जैसे माल हम लोग घर घर लेके बैठे नहीं, चाइना जैसे आप चाइना की आबादी और कमलनाथ जी ने मेरी खुद बात जाकर सुनिएगा, के जब कबाड़ी सत्येंद्र जी उनकी बात पूरी हो जाए। ब्रजभूषण जी आए, प्रश्न और जोड़ रहा हूं, संघ को लेकर भी एक प्रश्न ले रहा हूं। रमेश शर्मा जी ने संघ की जो भूमिका निभाई है और भूमिका जो बताई है, उस पर लेकर भी मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जो नेता हैं, तमाम नेता हो, दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो, तमाम नेता अपने भाषणों में संघ का जिक्र जरूर कर रहे हैं। क्या समस्या है इस समय? अभी तो योगी राज जी और रमेश शर्मा जी से निवेदन है कि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं है। रमेश शर्मा जी ने अभी निवेदन किया कि संघ जो है ये राजनीति से बहुत दूर है, इसका कोई लेन देन नहीं। मैं कह रहा हूं रमेश जी कि संघ ही बीजेपी है और बीजेपी को चलाने वाले संघ है, नंबर 1। ये मैं आज खुलेआम चैलेंज से कर रहा हूं ना आपको कि, और रही बात जो अभी आप आजकल ये कहने लगे रमेश शर्मा जी, आपने देखा हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आरएसएस की जब शाखा में बच्चा जाता है तो एक ही नारा दिया जाता है, हिंदू हिंदू भाई भाई। बच्चा समझता है कि बाकी सब दुश्मन। आप ये देखिए, कभी किसी संघ की, आरएसएस की शाखा में हिंदू मुसलमान भाई भाई, हिंदू सिख ईसाई भाई भाई, कभी नारा नहीं लगा था। मैं भी जब बहुत छोटा था, मेरे मोहल्ले में शाखा लगा करती थी, हम भी सुनते थे, घर तक आवाज आती थी, हिंदू हिंदू भाई भाई। बाकी क्या भाई, बाकी क्या है? इस देश में रहने के लिए भारत का लोकतंत्र जो है, जो भीमराव अंबेडकर जी बना के गए हैं, उस संविधान के अनुसार अगर हम लोग को रहना है तो सिख को भी अपने साथ रखना है, भारत में रहना है, ईसाई भी रहना है, दलित भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, ये सब रहेंगे और सबकी अहम भूमिका है इस भारत का निर्माण करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ निर्माण में लगता है, और ऐसा हर समाज में 2-4 लोग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, हर समाज में मिलते हैं रमेश जी, उसको सजा देने का प्रावधान भी हमारे न्यायालय ने और भीमराव अंबेडकर संविधान में निर्णय में दिया हुआ है। हम संविधान के तहत, अभी जो आपने विकास जी बात कर रहे थे बुलडोजर वाली, मध्य प्रदेश में बुलडोजर वहीं चल रहा है ना। आप एक बार आपके डिबेट में बैठा था मैं कि वहीं बुलडोजर चल रहा है कि आपने देखा कि ये आदमी मुजरिम है, उसको बुलडोजर ला दे। तो अवैध निर्माण 17 साल में करा के कमलनाथ जी सरकार में हो गया था। ये पहले से अवैध था, जब अवैध था तो अधिकारी कर क्या रहे थे? आपने याद, आपको शायद याद होगा जी, समय एक मिनट जी, आपको याद होगा कंप्यूटर बाबा जब कांग्रेस में आए, बड़े अच्छी रोचक जानकारी दे रहा हूं। कंप्यूटर बाबा जब कांग्रेस में आए शॉर्ट में सर, और जैसे वो वापिस हमारे कांग्रेस में रहने के बाद जब जैसी सरकार बीजेपी की आई, उनका इंदौर के गोमटगिरी वाला पूरा बड़ा आश्रम 70 एकड़ का तोड़ दिया गया। मैं डिबेट में मैंने पूछा कि ये 70 एकड़ का जो बड़ा आश्रम बना है, जो अवैध लग रहा है, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में तो बना ही था। इसमें कमलनाथ जी क्या लेन देना? बस केवल उनका कंप्यूटर बाबू का इतना लेन देन था कि वो कांग्रेस की विचारधारा में आना चाह रहे थे, इसलिए हम तोड़ रहे थे। ऐसा ना करें आप,
चलिए, मैं इस तमाम चीजों पर रिएक्शन ले लेता हूं। मैं सबसे पहले शर्मा जी के पास आ रहा हूं। जी शर्मा जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। इन तमाम प्रश्नों के जवाब भी चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने संघ के, जिस तरह से संघ उसकी बात की है, या फिर जो कट्टरवाद की उन्होंने बात की, उन सब पे मैं आपसे आंसर चाह रहा हूं। जी हाँ, वही मैं जोड़ने वाला था कि संघ का जो काम, जहां तक मैं समझता हूं, संघ वाले कभी कट्टरवाद की कोई बात नहीं करते। हिंदू की परिभाषा में, उनकी जो परिभाषा है उसमें जाति और धर्म के आधार पर हिंदू नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अमेरिकन कहलाता है, जर्मन में रहने वाला व्यक्ति जर्मनी कहलाता है, उसी प्रकार हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू कहलाता है। उसमें जाति धर्म उसमें समाहित है। इसको स्पष्टीकरण के रूप में उन्होंने कई बार कहा कि अगर किसी को हिंदू शब्द कहने में आपत्ति है तो वो खुद को भारतीय कह ले, खुद को इंडियन कह ले, उनको उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये ना हो कि रहना भारत में हो और नारे किसी और देश के समर्थन में लगाए। यहां उनका थोड़ा सा आकर के थोड़ी सी विचार या उनका कथन बदलता है। बाकी हिंदू से उनका आशय इस देश की सीमा में रहने वाले सारे 130 करोड़ उसमें हैं, उसमें तो कुल मिलाकर के वो कट्टरवाद की बात कभी नहीं करते। उसका एक छोटा उदाहरण है, जहां तक संघ के एक वर्ग में अम्बेडकर जी गए हैं, संघ के एक वर्ग में गांधी जी गए हैं, तो उन्होंने पूछा कि इसमें फला समाज के कितने लोग हैं। तो उस समय जो भी उस शाखा का और वर्ग का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ तो जो उपनाम है, हम लोग जैसे कि उपनाम लेते हैं, तो संघ की आंतरिक जो संरचना है या आंतरिक उनकी कार्यशैली है, उसमें उपनाम तक नहीं लिए जाते। किसी को जैसे शर्मा है तो शर्मा नहीं कहा जाता, योगी राज जी, योगेश, ऐसा नहीं कहा जाता। उनको जो भी उनका नाम होता है आधा नाम लेकर के बुलाते हैं। तो मैं समझता हूँ राष्ट्र के निर्माण में जो संघ की भूमिका रही है, अम्बेडकर जी ने संघ की तारीफ की है, गांधी जी ने संघ की तारीफ की है। ये ठीक है कि सबसे पहला पत्र नागपुर के रेजिडेंट ने लिखा था संघ के विरुद्ध, और आगे चल करके उसको लेकर के बहुत सारी चर्चा होती है। तो राष्ट्र संस्कृति के लिए वो बराबर काम करते हैं। जैसा कि मैंने खुद ही कहा, मुस्लिम समाज के 100 विस्तारक हैं संघ में। अगर वो जाति और धर्म के आधार पर काम करते तो कैसे दूसरे समाज के लोग उनके साथ जुड़ते। तो कुल मिलाकर के संघ को जाना होगा तो भीतर जाकर के, बाहर जहां तक मैं समझता हूं संघ को भीतर जाकर के संघ को समझना होगा। बाहर से कौन समझ पाएगा। जैसे हम चंद्रमा को यहां से देखते थे, किसी सुंदरी के चेहरे की उसकी तुलना किया करते थे। जब नील आर्मस्ट्रांग गए तो उन्होंने कहा कि तो उसमें तो गड्ढे गड्ढे भरे हुए हैं। तो ठीक उसी प्रकार दूर से देखने में छवि कुछ और होती है और पास से जानने में फिर छवि और होती है। संघ को अगर समझना है तो संघ के भीतर ही जाना पड़ेगा। जी योगीराज योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उस पर एक बार हम नजर डालें तो हम देखेंगे कि आदिवासियों को या जनजातियों को साधने की अगर हम बात करें, चाहे वो 15 नवंबर का प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हो या 22 अप्रैल का राष्ट्रीय अध्यक्ष या गृह मंत्री जो हैं इस समय अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरे कर रहे हैं, और वो एक जातिगत अगर हम देखें तो जनजातीय समूह की बात हो। अब जिस तरह से परशुराम जयंती को लेकर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो जनजातियों को अब साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इस तरफ आगे बढ़ रही है। इस रणनीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए विकास जी, 2018 के जब रिजल्ट आए थे तो दोनों पार्टियों की बड़ी नेक टू नेक फाइट थी। हाँ, और 2 सीटों से मामला इधर उधर हो गया था। तो जिस प्रदेश में 2 सीटों में सरकार बदल रही हो, उस स्थिति में हर जाति इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिस ट्राइबल की आप बात कर रहे हैं, तो ट्राइबल तो बहुत बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में। तो कम से कम 80 विधानसभा सीटों पर वो असर डालते हैं, और 47 सीटें ट्राइबल लोगों की हैं। तो 2 सीट की मैं बात कर रहा था, और कहाँ 47 सीट। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए आदिवासी वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे ये चाहते हैं कि ये वर्ग जिस तरफ झुक जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। और अभी तक देखा जाए तो यदि आजादी के बाद से भी बात कर ले तो ये ट्राइबल जो वोटर था वो कांग्रेस का परंपरागत वोट था, लेकिन 2003 के बाद उसमें सेंध लगना शुरू हुई और लगातार ये बीजेपी का पक्ष में गया। केवल 2018 का चुनाव ऐसा आया जिसमें उल्टी स्थिति बनी। 47 में से 28 के आसपास सीटें कांग्रेस को मिल गई। तो बीजेपी को एक तरह से बहुत बड़ा गच्चा लगा इस बेल्ट, इस वर्ग से। उसी वर्ग को साधने के लिए, उसी वर्ग को वापस अपने पक्ष में लाने के लिए इतने सारे जो प्रोग्राम, इवन जिसमें प्रधानमंत्री आए, इसके पहले जबलपुर में अमित शाह खुद आए थे, शंकर शाह जो उनके ट्राइबल के बड़े राजा हैं, उनकी यादगार में प्रोग्राम के लिए वो खुद आए थे। हमने मध्य प्रदेश में देखा, रानी कमलापति के नाम पर उनका स्टेशन रखा गया, फिर टांटा भील को भगवान का दर्जा दिया गया। तो ये तमाम तरह की जो एक ट्राइबल बेल्ट जो पीछे छूटा था बीजेपी को, उसको हासिल करने के लिए बीजेपी इस तरह का प्रयास कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में वो कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई है। और इसकी छवि आपको देखना हो तो जोगट का जो चुनाव हुआ था,
जोबट में जो सुलोचना रावत थी वो आदिवासी बड़ी नेता थी कांग्रेस की, और आदिवासी बड़ी नेता होने के साथ साथ वो महिला नेता थी। मतलब कांग्रेस के पास उससे बड़ा आदिवासी महिला जमुना देवी के बाद यदि कोई नेत्री थी तो वो सुलोचना रावत थी। लेकिन कांग्रेस उस नेत्री को अपने पास नहीं रख पाई और वो खुद जाके बीजेपी में शामिल हो गई। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि आपने इतनी बड़ी नेता को इतनी आसानी से गुटबाजी के चक्कर में दूसरे बीजेपी में जाने दिया है। तो बीजेपी इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब कांग्रेस के पास तो देखा जाए तो कोई ट्राइबल नेता ही नजर नहीं आता मुझे तो वो इस मुद्दे को, ट्राइबल इश्यूज को कैसे हैंडल करेगी ये कांग्रेस ही खुद जाने है। जी चलिए, हमारे पास समय की भी कमी है, मैं अंतिम रिएक्शन लेता हूं। ब्रजभूषण नाथ जी आपके पास आ रहा हूं, 23 की तैयारी किन मुद्दों को लेकर आप उतरने वाले हैं और उसके बाद सत्येंद्र जी के पास में आना। जी निश्चित तौर पे अगला चुनाव सबसे परीक्षक घड़ी कांग्रेस के लिए भी है और हमारे लिए इसलिए ज्यादा है कि माननीय कमलनाथ जी ने प्रण लेकर रखा है कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और दिग्विजय सिंह जी हैं और सज्जन वर्मा जी हैं, राहुल भैया हैं, ये सबने सबको मालूम है कि जैसे इस बार हम सरकार नहीं बना पाए तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को दिक्कत होने वाली है। इसी की रणनीति के तहत जो भरसक प्रयास हो सकता है हम लोग निश्चित तौर पे हर ग्रामीण अंचल पे हर कार्यकर्ता जाएगा और निश्चित तौर पे इनकी जो नाकामी है उसको उजागर करने का काम सबसे पहले कांग्रेस के हर कार्यकर्ता करेंगे। सत्येंद्र जी आपसे एक अंतिम रिएक्शन में लेना चाहूंगा, और जिस तरह से अब ये एक आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहा है कि जो सिंधिया समर्थक हैं या जिस तरह से जो अभी बीजेपी में हाल ही में आए हैं उनको लेकर जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक नाराजगी है, तो इन तमाम नाराजगियों को ध्यान में रखते हुए 23 में किस तरह से पार्टी इस बार चुनावी कैंपेन करने वाली है? देखिए विकास जी, सत्येंद्र जी, देखिए विकास जी, नाराजगी आपने देखा उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद भी किसी का कोई ऐसा नहीं रहा। सभी लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी में, हमारी संस्कृति हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसके कारण से वो सब मिल के सब चुनाव लड़ा और देखिए वहां पे 10 से 17 सीटों पर चुनाव हुए थे और 10 से ज्यादा सीटें हमें वहाँ नहीं, जो चंबल क्षेत्र की थी जिसकी बात कर रहे हैं विशेषकर सिंधिया जी वाला प्रभाव, तो वहां पर 10 से ज्यादा सीटें और हमारी आ गई। 17 सीट पहले थी, 27 सीट से ज्यादा वहां पर हो गई। तो ये मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता, हम लोग सब एकजुट होकर के काम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस की सरकार तो जो है, कांग्रेस जो है अपने कांग्रेस का संगठन कितना लचर है मैं आज बता दूं आपको। इन्होंने कहा कि हम 65,000 आपकी तैयारियों पर बात, मैं अपनी तो वही बता रहा हूँ कि इनका बोलने से नहीं होता सर, कर्म करने से होता है। आप कहते हो 65,000 बूथ पे एक बूथ पे 5 यूथ करेंगे, आज 16,000 बन पाए अकेले और आपका अप्रैल निकल गया, आपका दम फूल गया। 70 लाख की सदस्यता का लक्ष्य रखा था, 17 लाख कर पाए और अप्रैल तक आपका दम फूल गया, आप सदस्यता अभियान भी बंद हो गया। तो कांग्रेस एक पूरी बोलने से नहीं होता है, धरातल पर करना होता है। हर जगह नेतृत्व में लड़ रहे हैं सर। देखिए हमारे यहाँ 23 का चुनाव माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जाएगा। शिवराज जी हमारे नेता हैं और आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस चल रही थी हर जगह, मध्य प्रदेश में MP 23 है, अभी अरुण यादव जी गुजरात में देखिए, हार्दिक पटेल है ना, गुजरात और G23 ऑलरेडी है। हर जगह कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के अंदर एकात्मकता है ही नहीं। अरे सत्येंद्र जी, मैं बीजेपी की पूछ रहा हूँ, आप कांग्रेस की बता रहे हैं। हालांकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, देखने को आ रहा है, लेकिन हालांकि यही देखना होगा कि 23 के चुनाव हमारी तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों उतरती है। फिलहाल इस चर्चा में शरीक होने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र जी आपका, दुर्गेश जी आपका, रमेश जी आपका, ब्रजभूषण नाथ जी आपका, योगीराज जी आपका, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस में अभी भले ही एक पार्टी दूसरी पार्टी से आगे हो, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से दोनों ही दलों ने कमर कसी है, उससे यह तो तय है कि 2022 का मुकाबला मजेदार होने वाला है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष को इन बड़ी चुनौतियों से भी पार पाना होगा जो उनके सामने चुनौतियां हैं। अगर ये चुनौतियां जल्द पार हो जाएंगी, जो फिर 23 के चुनाव में जीत का रास्ता कुछ सुगम हो सकता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।